Good evening, everyone. Good evening and welcome to session. So continuing our discussion from where we left in the last class. So if you remember, in the last class, we were talking about the concept of straight line. We understood how to how to write equations of straight line. We had different forms of equation of straight line, and we should have a very good clarity as to how the equation of straight line is written, or if a equation of straight line is given, how to plot that in a graph paper. So in competitive examination, we will not be given a graph paper per se, but we should be able to draw graphically things in sketch as to how that graph would look, how that straight line would look in the 2D coordinate system. When I say 2D coordinate system का क्या मतलब है? XY plane. XY plane में जो ग्राफ है वो कैसा दिखेगा, ये अपने को एक रफ कट आइडिया होना चाहिए. उसके लिए अगर आपको याद होगा, कल मैंने इंटरसेप्ट मेथड का यूटिलिटी बताया था. कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो किसी भी फॉर्म में हो, क्या आपको उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लेना है. इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के बाद जो भी x के नीचे आ रही है विद साइन, दैट इज द x इंटरसेप्ट, और जो भी y के नीचे आ रही है विद साइन, दैट इज द y इंटरसेप्ट. खट से आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी. रिमेंबर? सो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था. क्विकली एज अ रिकैप में एक सवाल देता हूं, देखो ध्यान से, क्या आप ये बना सकते हो. ध्यान से देखो, क्विकली एज अ रिकैप. ठीक है, ध्यान से देखो. सपोज इफ आई टेल यू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में दे रहा हूं. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू -3x + 4. सपोज ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है. इसका ग्राफ कैसा होगा? खट से बोलो. How that graph would look like? Everyone draw in your paper, please. How this graph would look like? Y equal to -3x + 4. Everyone, y equal to -3x + 4. How this graph would look like? Everyone fast. क्या इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलें? क्विक होना चाहिए ये. क्या इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलें? यस सर. इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए क्या इसको दोनों साइड को 4 से डिवाइड करना चाहिए जो कांस्टेंट है? यस सर. तो क्या ये हो जाएगा y/4 + x/4/3 इज इट इक्वल टू 1? यस. मतलब y इंटरसेप्ट क्या है? y इंटरसेप्ट है 4, और x इंटरसेप्ट क्या है? x इंटरसेप्ट है 4/3. So do you think your equation of straight line is something like this? क्लियर है? ये खट से हो गया. देखो, हमें ट्रुथ टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी. आई होप यू गॉट दिस एवरीवन, राइट? गुड. तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कोई भी अगर मुझे इक्वेशन दिया रहेगा उसका ग्राफ कैसे होगा. दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं एज अ रिकैप. सपोज इफ आई टेल यू ये मेरा ग्राफ है, सुनना, और सॉरी ये मेरा एक्सवाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एंड सपोज दिस इज माय ग्राफ. ठीक, और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री. ठीक, और ये इंटरसेप्ट, ये वैल्यू दी हुई है, ये लाइन की, ये जो जहां पे कट कर रहा है, ये लेंथ दी हुई है 4 यूनिट्स. क्या आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो? मुझे पता नहीं इसमें कौन सा फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज होगा, but I have given you this data. I want the equation of straight line. Can you write for me the equation of straight line quickly? Everyone, take out your copy. It's a really working session, I'm telling you. ये सीखना है आपको. बताओ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. गाइज, अगर आप कोई भी लेक्चर मिस करते हो तो मेरा आपको इंस्ट्रक्शन रहेगा कि आप पुराने जो सेशन थे उनको देख के आया करो क्लास में. ठीक है? सो दैट यू आर अप द कर्व. आई नो योर school exams, prelims, classes are going on, so I understand your pain, but in order for this 45 minutes to be very effective and for a learning experience for you, I want you to go through the previous lecture in case you have missed it, and then come prepared for this class. It would really help you. ठीक है? ओके, किसी ने आंसर लाया? देखो अब यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन उसके बेसिस पे अपने को क्या क्या पता है. लेट अस ट्राई टू सी दिस. ये 30 डिग्री है ना बेटा, तो ये 60 डिग्री होगा. अगर ये 60 डिग्री होगा तो क्या आपको ये दिख रहा है, ये जो एंगल है, ये एंगल 120 डिग्री होगा. ठीक है? अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने के बहुत सारे तरीके हैं.
अब आप लॉजिकली सोचो, आपके हिसाब से सबसे इजी तरीका कौन सा तरीका होगा? आपके हिसाब से सबसे इजी, कोई लफड़ा ही नहीं है, कोई बता सकता है मुझे? विच मेथड, विच आउट ऑफ द 4 वेज would you prefer to get the equation of straight line super fast? Tan theta, fine, tan theta is a good way, but tan 120 डिग्री निकालना पड़ेगा आपको, और tan 120 डिग्री निकालने में आई एम नॉट श्योर हाउ कंफर्टेबल यू आर इन फाइंडिंग दैट. सबसे पहले यू आर राइट, tan 120 डिग्री निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया. क्या मुझे स्लोप मिल जाएगा? स्लोप चाहिए और मुझे इंटरसेप्ट चाहिए. यहाँ पे y इंटरसेप्ट कितना हो रहा है? क्या y इंटरसेप्ट निकाल सकते हो? या स्लोप चाहिए एंड 1 पॉइंट चाहिए जिससे कि लाइन क्रॉस कर रहा है. क्या ये दोनों पता है? देखो क्या क्या पता है. चलो एक एक करके सोचते हैं हम किस तरीके से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं. एक एक करके सोचते हैं. सबसे पहला मेथड देखो, सबसे पहला मेथड था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट गाइस? सबसे पहला फॉर्म था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. सोचो क्या मेरे पास स्लोप है? हाँ है. स्लोप कितना है? मैंने यहाँ पे लिख दिया स्लोप इज tan ऑफ 120 डिग्री. डू यू ऑल एग्री? क्या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 120 डिग्री है? आई नीड पार्टिसिपेशन. क्या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 120 डिग्री है? एवरीवन, guys, you need to speak. Guys, this is not biology class, this is not social science class, so you need to respond. ठीक है, सुने. स्लोप जो है वो है tan ऑफ 120 डिग्री. क्लैरिटी है ये? ठीक. अच्छा, इंटरसेप्ट कितना है? इंटरसेप्ट इज y इंटरसेप्ट. कितना है इंटरसेप्ट बोलो? अब ये y इंटरसेप्ट निकालना है. y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करें? कैसे निकाले y इंटरसेप्ट? x इंटरसेप्ट तो पता है, y इंटरसेप्ट कैसे निकाले? एनी आइडिया? एनी आइडिया? ये वाला ट्रायंगल आपके हिसाब से कैसा ट्रायंगल है जिसको मैंने ब्लू कलर सॉरी येलो कलर से हाईलाइट किया? ये कैसा ट्रायंगल? इज इट अ राइट एंगल ट्रायंगल? क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है? क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है? तो ट्रिग्नोमेट्री आता है तो क्या आप ये वाली लेंथ नहीं निकाल सकते? मैं कुछ लिख रहा हूँ बोलना. गाइस ये देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सब चीजें आई वांट यू टू बी वेरी फास्ट. ये आपका 9th 10th का फाउंडेशंस है. इसके बिना फिजिक्स में फंस जाओगे. हर सवाल में यही सब आएगा. खट 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 करना है. बहुत बेसिक चीजें हैं ये. tan ऑफ क्या लूं? अगर मैं tan ऑफ 60 डिग्री लेता हूं बेटा, tan ऑफ 60 डिग्री क्या परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा? देखो ये परपेंडिकुलर, ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया है इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है. लेट अस इट्स क्वेश्चन मार्क अपॉन बेस. क्या बेस है 4? tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3. तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 4√3. इसका मतलब मेरा y इंटरसेप्ट है 4√3 बट विद अ नेगेटिव साइन. क्यों नेगेटिव? बिकॉज नीचे है, राइट? तो मेरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा y इज इक्वल टू m. m इज स्लोप विच इज tan ऑफ 120 डिग्री. क्या tan ऑफ 120 डिग्री निकालना आता है आपको? -4√3. डू यू नो हाउ टू फाइंड आउट tan ऑफ 120 डिग्री? अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. tan ऑफ 120 डिग्री कितने लोगों को निकालना आता है? करेक्ट. क्या tan ऑफ 120 डिग्री हम लिखेंगे गाइस? इज इट tan ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री which is cot of 30 degree with a negative sign? Do you understand why this negative sign came? This is our famous cast rule which I taught you. tan of 90 plus 30 किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं गाइस हम लोग? चिंता मत करो, ये ट्रिग्नोमेट्री में कराऊंगा आपको. I will not take anything at face value. I will teach you this. Do not worry. फिलहाल फॉर दिस प्रॉब्लम थोड़ा अगर बेसिक फंडामेंटल है आपको. 90 plus 30 is 120 degree. In which quadrant we are basically? We are in the second quadrant. Second quadrant में क्या पॉजिटिव होता है? सर आपने बताया था कास्ट रूल के हिसाब से साइन एंड उसका रेसिप्रोकल दैट इज कोसेक. क्या बाकी सब नेगेटिव होते हैं? इसीलिए बाकी सब नेगेटिव होते हैं बोल के आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन मानना है. क्या क्लैरिटी है ये? समझे? तो ये आया माइनस ऑफ कॉट 30 डिग्री. क्या माइनस ऑफ कॉट 30 डिग्री इज माइनस ऑफ √3? तो आपका रिजल्ट आ जाएगा y इज इक्वल टू -√3x -4√3. ये आया मेरा
किस मेथड से? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। अब देखो इतना तामझाम करना पड़ा, मैं तुम्हें कुछ चीज बता रहा हूँ, सुनना। तुम्हें ये पता चल गया कि इसका एक्स इंटरसेप्ट है 4 यूनिट, और तुम्हें ये पता चल गया फ्रॉम दिस क्वेश्चन मार्क वाला फंडा, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 4√3 है, मतलब ये है 4√3। क्या तुमको एक्स इंटरसेप्ट पता है विथ साइन, इज इट -4? और क्या तुमको वाई इंटरसेप्ट पता है विथ साइन, इज इट -4√3? क्या आपको कुछ चमक रहा है? अरे हाँ यार, इंटरसेप्ट फॉर्मूला x/-4 प्लस y/-4√3 इज इट इक्वल टू 1। ये वही रिजल्ट है जो आपको यहां से मिलेगा बेटा। देख मैं करके दिखाता हूँ, इसको इधर ले आ, देख y प्लस √3x दिख रहा है क्या बेटा? इज इट इक्वल टू -4√3। दोनों साइड -4√3 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा देखो y/-4√3 प्लस x/-4 इज इट इक्वल टू 1। क्या यही वैल्यू यहाँ पे आ गया? देख एक लाइन पे आ गया। तो क्या तुम्हारा दिमाग स्ट्राइक किया? हाँ यार, मस्त मेथड है, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म इज द इजीएस्ट वे टू फाइंडिंग आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन दिस केस। अब ये चीज आपका दिमाग इतना डेवलप हो जाना चाहिए 10th में कि आप ये डिसाइड कर पाओ कि किस मेथड से मेरे को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इजीएस्ट वे में मिलेगा। दोनों से आंसर आता है, लेकिन tan ऑफ 120 निकालना, निकालना, स्लोप को एनालाइज करना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एनालाइज करना, फिर बताना, डोंट यू थिंक इट इज गोइंग टू बी अ बिट टीडियस? On the other hand, if you write it in the form of equation of straight line intercept form, it's really cakewalk for you. Yes, no, maybe. Agreed? क्या तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते यार? एग्रीड और नॉट? तो कौन सा मेथड बेटर है गाइस? इंटरसेप्ट फॉर्म, एक लाइन में आंसर आता सर। यस नो मे बी? समझे? ये रियलाइज कर पाए आप? राइट, बहुत बढ़िया। क्या आपको रिकॉल हुआ? तो मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, फिर से मैं रिपीट करता हूं आपके लिए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर, सुने ध्यान से, एकदम एकदम केयरफुली सुने मैं जो बोल रहा हूं। अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और उसे प्लॉट करना है, प्लॉट करना है, कैसा दिखेगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आउट ऑफ दिस 4 क्वाड्रेंट में, कैसे दिखेगा? कौन सा मेथड हमें यूज करना चाहिए? कौन सा मेथड? कौन सा मेथड? क्या करना चाहिए? कैन एनीबडी कैन राइट इट इन द चैट सेक्शन? क्या करना चाहिए? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, मुझे इसको प्लॉट करना है, कैसे सोचना चाहिए मुझे? इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए? तुरंत अपने को आंसर मिलेगा। एक्स के नीचे जो है वो है एक्स इंटरसेप्ट, वाई के नीचे जो है वो है वाई इंटरसेप्ट, खत्म। दूसरा, अगर मुझे कोई भी एक लाइन बना दी गई है और मुझसे उसका इक्वेशन पूछ लिया जाए, क्या मैं वो निकाल सकता हूं? अब वो निकालने के लिए मेरे पास 4 तरीके हैं। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज प्रोवाइडेड, व्हाट वी कैन फाइंड इजीली, एनी वन ऑफ दोस 4 मेथड्स कैन बी यूज्ड टू गेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट। क्या बात समझी? समझी क्या? क्लियर है? पक्का? 100%? बढ़े आगे? क्या ये रिवीजन हुआ? क्या आपको बेसिक स्किल्स आया कि मैं कैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकता हूं, या फिर कैसे मैं इक्वेशन ऑफ, क्या कैसे मैं स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर सकता हूं? इज दीज 2 स्किल्स नाउ विथ यू फॉर लाइफ टाइम? लाइफ टाइम मीन्स 2 years till you are giving your competitive exams. Is this skill with you now? ठीक, गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन। सुने, अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, आपको अच्छा भी लगेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। इसके ऊपर फिजिक्स में बहुत बात होती है, बहुत बात। एवरेज फोर्स, एवरेज पावर, एवरेज टाइम, एवरेज वेलोसिटी, पता नहीं क्या क्या, एवरेज एक्सेलरेशन, बहुत सारी चीजें बात होती है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा फील करना। क्या तुम ये रियलाइज करते हो कि व्हेन आई से एवरेज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एवरेज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, व्हेन आई से सो, आई मीन व्हाट? आई मीन अ फिक्स्ड वैल्यू over a given interval of any physical variable. ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। क्या मतलब हुआ सर? मैं बताता हूँ।
देखो तुम फील करो, हाँ ये थोड़ा सा डिस्कशन जो है अच्छा डिस्कशन है। आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट रियली वेल नाउ। ध्यान से सुनना। देखो, सपोज इफ आई से this is my velocity and this is my time here. As I have told you in the last class, हम फिजिक्स में जब भी स्ट्रेट लाइन या कोई कर्व खींचेंगे या बनाएंगे, हमेशा ये दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशनशिप दिखाएगी। मैथ्स में हमारे लिए स्लोप वाज merely a plain number, area was merely a plain number, but in physics slope and area can give me altogether new physical quantities, which we talked about in our last discussion in the last class. Do you all recall what I'm trying to say? I will take a pause. Do you recall what I'm trying to say? क्या मैंने आपको बताया था कि मैथ्स में y और x में जनरली हम क्या लेते हैं गाइस? What we take? We take plain numbers, right? We take plain numbers. Plain numbers means just numbers, mere numbers we take. But in physics, in y and x axis, do we take physical quantities which have definite meaning? We can take time, we can take displacement, we can take velocity, we can take acceleration, we can take force. So all these things are there coming, right? तो जो slope होता है, right? जो स्लोप होता है, तो जब हम फिजिक्स में स्लोप बोलेंगे ना, तो स्लोप ऑल टुगेदर एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी की ओर इशारा कर रहा होगा। जैसे हमने कल पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब चीजें हम लोगों ने समझी। तो सपोज मेरा y एक्सिस में, इस ग्राफ की अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, सपोज मेरा y एक्सिस में वेलोसिटी है और x एक्सिस में टाइम। ठीक, सपोज मैं आपको बोलता हूं कि मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं, सपोज आई एम गोइंग फ्रॉम औरंगाबाद टू जलगांव, राइट? तो औरंगाबाद से जलगांव जब गया, तो जो मेरी स्पीडोमीटर जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड दिखा रही है, वो सपोज इट इज समथिंग लाइक दिस। आई स्टार्टेड फ्रॉम 0, इट इज गोइंग समथिंग लाइक दिस। ये पूरे जर्नी में इस टाइप से गई, ठीक है? और मान लो टाइम लगा t0 टू रीच जलगांव, 0 से लेकर t0 टाइम लगा टू रीच जलगांव। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो रही है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ होगा, एनालाइज करो कि अलग अलग टाइम पे ट्रैफिक सिचुएशन, गाड़ी कभी रोक दी गई होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, हमने अलग अलग स्पीड में प्लॉट किया, अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड है। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर माय जर्नी फ्रॉम औरंगाबाद टू जलगांव। अब सुनना, जब मैं बोलूं कि मुझे एक एवरेज वेलोसिटी या एक एवरेज स्पीड चाहिए, इसको मैं बोलता हूं, सपोज दिस इज माय स्पीड। हाँ, ये मेरा स्पीड है, वेलोसिटी की जगह पे मैं इसे स्पीड ले रहा हूँ। ये वो रीडिंग है जो स्पीडोमीटर दिखा रहा है अलग अलग इंस्टेंट पे। आपने स्पीडोमीटर समझते हो? आप आपकी स्कूटी में, आपके कार में, आपके बाइक में स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है। स्पीडोमीटर क्या देता है अपने को? स्पीड देता है। डिफरेंट इंस्टेंट पे क्या स्पीड रहेगी वो बताती है स्पीडोमीटर, राइट? तो ये स्पीडोमीटर की रीडिंग है, ये स्पीड बता रही है मान लो, और ये टाइम है, ये ग्राफ है। अब मान लो मुझे किसी ने पूछा कि मुझे एक एवरेज स्पीड चाहिए। तो जब मुझे किसी ने पूछा कि मुझे एवरेज स्पीड चाहिए, तो एवरेज स्पीड का क्या मतलब है, सुनिए। एवरेज स्पीड बेसिकली एक कांस्टेंट स्पीड है ओवर दिस एंटायर ड्यूरेशन ऑफ टाइम t0, सच दैट इस एवरेज स्पीड से अगर मैं चलूं कॉन्स्टेंटली फॉर टाइम t0, मैं उतना ही डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल कर लूंगा जितना मैं ये वेरिएबल स्पीड से कर रहा था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कल याद करो, मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, मैंने आपको सिखाया था, याद है? क्या देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया गाइस? क्या देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया? वेरी गुड, इट गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। अब सुनना, ये जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, ये ब्लू कलर वाली जो स्पीड है, ये एक एवरेज स्पीड है। सो ध्यान से देखो,
क्या ये पूरे ड्यूरेशन 0 से लेके टी नॉट में, क्या ये कांस्टेंट स्पीड है? सच दैट इस कांस्टेंट स्पीड से अगर मैं चलूं तो 0 से टी नॉट टाइम में मैं वही डिस्टेंस ट्रैवल कर लूं जो मैं वेरिएबल स्पीड से चलते हुए ट्रैवल कर रहा था। व्हाट इज द मीनिंग? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वेरिएबल स्पीड से एरिया अंडर द ग्राफ विथ टाइम एक्सिस, उसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, फील करना, क्या इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ आएगा वेरिएबल स्पीड से, क्या वही एरिया अंडर द ग्राफ आएगा ये ब्लू कलर वाले कांस्टेंट स्पीड से चलते? सो ये जो ब्लू कलर वाली स्पीड है ये एक एवरेज स्पीड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब सुनना, अगर एरिया अंडर दिस ब्लू कलर कर्व एंड एरिया अंडर दिस कर्व, ओरिजिनल कर्व, अगर ये दोनों एरिया सेम है, मतलब दोनों डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम है, तो कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस? एवरेज स्पीड, सुनना ध्यान से, बेसिक मैथ्स टेस्ट हो रहा है, एवरेज स्पीड इनटू टी नॉट, इज इट द एरिया अंडर द ब्लू ग्राफ या ब्लू कर्व, जो ब्लू शेडेड रीजन है, इज इट द एरिया अंडर द ब्लू शेडेड रीजन जो दिखाया गया है? Is it area under the blue shaded region? ये जो मैंने ब्लू कलर वाला लाइन खींचा है और ब्लू कलर से शेडेड रीजन बनाया है, क्या एवरेज स्पीड इनटू टी नॉट इज इट द एरिया अंडर द ब्लू शेडेड रीजन? ये समझ नहीं आया, कैसे सर, कैसे सर? मुझे एक बात बोलो, अगर मैं ये एवरेज स्पीड बोलता हूँ, एवरेज स्पीड इज, लेट अस से इट इज एवरेज स्पीड, उसकी कुछ एक वैल्यू है, उसको एवरेज स्पीड बोल रहा हूँ, तो क्या ये वाली लेंथ एवरेज स्पीड हो गई गाइस? और ये वाली लेंथ कितनी है गाइस? टी नॉट। यू नो मेंसुरेशन, डू यू थिंक इट्स अ रेक्टेंगल? ब्लू कलर वाला शेडेड रीजन है, बाउंड्रीज दिख रहा है आपको, इज इट रेक्टेंगल गाइस? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है गाइस? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? करेक्ट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्या एवरेज स्पीड इनटू टी, टी नॉट, विल इट गिव मी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? आर यू एबल टू अप्रिशिएट दिस मैथ्स? बेसिक मैथ्स, वेरी गुड। यही होगा किसके बराबर? विल इट बी एरिया अंडर ओरिजिनल कर्व? ओरिजिनल कर्व मतलब विच इज शोन बाय द रेड शेडेड रीजन, यस और नो? क्या इससे मैं एवरेज स्पीड निकाल सकता हूं बाय बेसिक इक्वेशन? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एरिया अंडर ओरिजिनल कर्व। अब मैं आगे आपको सिखाऊंगा, जब मैं आपको थोड़ा बहुत कैलकुलस पढ़ाऊंगा कि ये एरिया अंडर द ओरिजिनल कर्व कैसे निकालते हैं, अपॉन टी नॉट। क्लियर है? क्लियर है? समझे क्या? देखो ध्यान से, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या ये एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो सुनना, जब भी आपको कभी भी बोले किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू निकाल, सुनना ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। अगर कभी भी आपको कोई बोले कि मुझे इस फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू निकालना है, तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए मींस यू आर इंटरेस्टेड इन अ फिक्स्ड वैल्यू, अ कांस्टेंट वैल्यू, अ यूनिफॉर्म वैल्यू, राइट? सच दैट उस यूनिफॉर्म वैल्यू से चलते हुए आप वही एरिया अंडर द कर्व अचीव कर सको जो एक्चुअल या ओरिजिनली आप अचीव कर रहे थे व्हेन यू आर मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। इस पर्टिकुलर केस में क्या क्लैरिटी है? ये क्या क्लैरिटी है? ये क्या क्लैरिटी है? ये समझा क्या? अब देखो इस चीज को, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? थोड़ा टफ लगा क्या? आर यू एबल टू रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग? क्या आप ये रियलाइज कभी कर पाए हो कि एवरेज हमेशा एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है? ये शायद आपको एवरेज, ये शायद आपने कभी सोचा नहीं था, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, राइट? तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको फील करो। एवरेज हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, हमेशा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जब एवरेज बोली जाएगी ओवर इंटरवल ऑफ टाइम, आई मीन अ कांस्टेंट वैल्यू ओवर दैट इंटरवल ऑफ टाइम। क्या ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में सेट कर सके? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की एवरेज पूछी जाए मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू के बारे में बात होगी। समझे? समझे? अब लॉजिकली सोचो कैसे कैसे क्वेश्चंस या कैसे कैसे फॉर्मेशन इसमें हो सकते हैं, देखना ध्यान से। समझा क्या ये सबको? एवरीवन? डुएबल? अचीवेबल गोल? क्लैरिटी है? डुएबल है क्या गाइस? इसे नोट करो।
क्लियर है? आई होप यू गॉट दिस राइट. अब सोचो, मैं एक आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन देता हूँ. सपोज y एक्सिस में है फोर्स और x एक्सिस में है टाइम. ठीक है. सपोज आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया और ये फोर्स कुछ ऐसे वेरी हो रही थी. कुछ ऐसे वेरी हो रही थी, ध्यान से देखना. ठीक है. ये फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन थी. ये टाइम था 5 सेकेंड्स. फिर ये 10 न्यूटन तक कांस्टेंट रही 10 सेकेंड्स तक. और फिर ये 12 सेकेंड आया. क्या आपको दिख रहा है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इस ग्राफ को रीड करो. हाउ वुड यू रीड दिस ग्राफ? हाउ वुड यू रीड दिस ग्राफ? इस ग्राफ को पढ़ के क्या समझा आपको? बोलो 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 बोलो. हाउ वुड यू रीड दिस ग्राफ? क्या आपको समझ में आ रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है एंड क्या ये फोर्स वेरिएबल है? आपको दिख रहा है 5 सेकंड तक फोर्स वेरिएबल है, 5 से 10 सेकंड तक फोर्स कांस्टेंट है, फिर 10 सेकंड से 12 सेकंड तक फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है टू 0. अगर मैं आपको बोलूं फाइंड द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इन 12 सेकेंड्स, क्या करोगे तुम? क्या कॉन्सेप्ट सिखाया? क्या आप उसे अप्लाई कर सकते हो अभी? क्या सिखाया बताओ? एवरेज फोर्स मतलब करना क्या है? क्या किसी ने आंसर, क्या कोई आंसर निकाल सकता है? आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम टू थिंक एंड आई एम गिविंग यू सम हिंट. एवरेज फोर्स, क्या एवरेज फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स होता है ओवर दैट सेम इंटरवल ऑफ टाइम? तो यहाँ पे इंटरवल ऑफ टाइम कितना है? कितने इंटरवल ऑफ टाइम तक फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर? क्या 0 to 12 सेकंड्स गाइस? क्या 0 to 12 सेकंड्स ये लग रहा है? क्या 0 to 12 सेकंड्स ये लग रहा है? ओके. क्या 0 to 12 सेकंड्स में मुझे एक कांस्टेंट फोर्स चाहिए? लेट मी से दैट कांस्टेंट फोर्स इज दिस. आई डोंट नो व्हाट इज इट्स वैल्यू. लेकिन क्या इस कांस्टेंट फोर्स का जो एरिया है, क्या वो वही होना चाहिए जो ओरिजिनल ब्लैक कलर का ग्राफ का एरिया है विद द टाइम एक्सिस? अब ब्लैक कलर का ग्राफ का एरिया विद द टाइम एक्सिस निकालना है. वो कितना है? वेरी गुड, आई एम गेटिंग सम आंसर्स. ब्लैक कलर का एरिया अंडर द विद द टाइम एक्सिस, ये एरिया क्या है? क्या आपको दिख रहा है? ये एक ट्रपीजियम है. ट्रपीजियम का एरिया जानते हो guys? You have to respond. Area under original curve, half sum of parallel sides into height. Very good. Bolo, sum of parallel sides. 5 plus 12 into height 10. ये 5 plus 12 का यूनिट है सेकेंड्स और 10 का यूनिट है न्यूटन. सॉरी, हाँ. तो ये न्यूटन सेकंड में आया. ठीक है ना? तो ये समझना है. तो ये वैल्यू कितना आ गया? इज इट 85 गाइस? 85 न्यूटन सेकंड. यूनिट्स भी लिखना पड़ेगा. अब ये रेड कलर वाला जो ग्राफ है, ये एवरेज वैल्यू है. एवरेज वैल्यू मुझे पता नहीं कितना न्यूटन है. लेट अस से इट इज एक्स. क्या इसके अंदर का रेड कलर वाले ग्राफ के अंदर का एरिया जो है गाइस, व्हाट विल बी दैट? व्हाट विल बी दैट? विल इट बी, ये लेंथ x है, विल इट बी x इंटू 12? अब क्या ये दोनों को इक्वल होना है? वेरी गुड. क्या अब ये दोनों को इक्वल होना है? दैट मीन्स 85 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 85/12. खत्म. क्या है इसमें खास? 12 7 से 84, 7.08 इतना आएगा. दिस इज व्हाट इज योर एवरेज फोर्स, 7.08 न्यूटन. आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट दिस. वेरी गुड. क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक? तो क्या आज आपने बहुत बड़ी बात सीखी
जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बोली जाए, पहली बात, क्या वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है ओवर दैट एंटायर इंटरवल ऑफ टाइम, ओवर या फिर ओवर दैट एंटायर डिस्टेंस, ओवर दैट एंटायर डिस्प्लेसमेंट, व्हाटएवर इज द फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट इन द एक्स एक्सिस, उसके साथ। समझे क्या? तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ये जो 7.08 न्यूटन है ये एक कांस्टेंट फोर्स है जो 12 सेकंड तक लग रहा है, वो वही इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है जो ये वेरिएबल फोर्स जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है, जो 12 सेकंड तक लगते हुए बॉडी के ऊपर क्रिएट कर रहा था, सेम इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है ये 7.08 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स जो बॉडी के ऊपर 12 सेकंड तक लगता है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई एवरीवन? आई होप यू गॉट दिस पॉइंट राइट। गुड गुड, समझे ना ये? सो ये कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, आई होप यू गॉट दिस राइट। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो सेक्शन था, जो फिजिक्स का एस्पेक्ट था, और मैंने आपको बहुत सारी क्लैरिटी उसमें देने की कोशिश की है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड इट शुड स्टे विथ यू। अभी देखो कुछ हम बेसिक बात करते हैं कि देखो, क्या हमने ये समझा है कि लीनियर इक्वेशन इन one variable or two variable represents equation of straight line. तो suppose I write y is equal to 2x plus 3. यहाँ पे y का पावर देखो 1, x का पावर देखो 1. This is what is the meaning of being linear. This is what is the meaning of being linear. तो जब मैं लीनियर बोलता हूं, लीनियर बोलने का मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल्स के पावर है या डिग्री है दैट शुड बी 1, तभी वो लीनियरली वेरी कर रही है वो वेरिएबल्स। क्या बात समझ में आ रही है? तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो ये लीनियरली वेरी कर रही है। अब अगर मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, यहां पे ध्यान से सुनना। सपोज आई गिव यू एन इक्वेशन लाइक y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3। अब देखो y की पावर तो 1 है बट x की पावर 2 है, तो ये जो रिलेशनशिप है दिस इज अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप। और नॉन लीनियर रिलेशनशिप जो होता है, इसको अगर हम ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली देखें, it is not a straight line, it is a curve. देखो तुम्हारे मैथ्स एस्पेक्ट्स कैसे क्लियर होंगे। अगर मेरे पास, वेरी गुड, अगर मेरे पास जो भी वेरिएबल्स है, अगर उन सभी वेरिएबल्स की डिग्री अदर देन 1 है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, इंटीजर, कुछ भी, बट अदर देन 1, इधर दोनों के या किसी एक का, ठीक। तो अगर ऐसा होता है तो मैं बोलूंगा कि ये जो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल के बीच में, ये लीनियर नहीं है, इट्स अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप। और जैसे ही मैंने नॉन लीनियर रिलेशनशिप वर्ड यूज कर लिया, तुरंत मेरे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये ग्राफ एक कर्व होगा। और जब ग्राफ कर्व होगी तब कर्व के इक्वेशंस के बारे में आपकी नॉलेज बहुत लिमिटेड है। आपने सिर्फ 2 ही कर्व पढ़े हैं 10th स्टैंडर्ड तक, अनलेस एंड अंटिल यू हैव डन वेरी मच अहेड। जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 10th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस खत्म करते हैं। अनलेस एंड अंटिल यू हैव डन मच अहेड, आप एक बात रियलाइज करोगे कि आपने अभी तक सिर्फ 2 ही कर्व पढ़े हैं। 2 बोल रहा हूं मैं, क्या आप बता सकते हो क्या क्या पढ़े हो आप? 2 ही पढ़े हो कर्व। एनी आइडिया, एनी गेस? जानते हो आप दोनों को? दोनों को जानते हो आप? एक तो हमने यहाँ पे क्लास में डिस्कस किया हुआ मेंसुरेशन में, दोनों को जानते हो, अच्छे से जानते हो। बताओ तो क्या है? एक है सर्कल,
एक है सर्कल, क्या वो कर्व है? वेरी गुड। और दूसरा, अभी किसी बच्चे ने एक वर्ड यूज किया था, हिंट, क्वाड्रेटिक। ये जो क्वाड्रेटिक कर्व होता है, क्या आप ये समझते हो? क्वाड्रेटिक कर्व जो होता है उसका एक नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। सुना है क्या? शायद सुना हो, पैराबोला। सुना है क्या? क्वाड्रेटिक कर्व जो होता है वो होता है पैराबोला। हाँ सर, सुना है। क्या क्लैरिटी है ये? तो हमने अभी तक दो ही कर्व पढ़े हैं, एक है पैराबोला जो कि बेसिकली मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉलेज है, और दूसरा क्या है? दूसरा है सर्कल। हमने सिर्फ यही दो कर्व पढ़े, ठीक है, पैराबोला एंड सर्कल। तो अब पैराबोला की अगर हम बात करें तो पैराबोला बेसिकली क्वाड्रेटिक नेचर का जो ग्राफ होता है या इक्वेशन जो होता है वो पैराबोला है, ठीक है। और सर्कल में एक्स और वाई दोनों की डिग्री 2 होती है। इतना फिलहाल याद रखो, बहुत ज्यादा आपने सर्कल में किया नहीं है 10th स्टैंडर्ड में, और सर्कल बहुत ज्यादा अपने को उतना ज्यादा जरूरत नहीं होता है। कुछ केसेस में जरूरत होता है, लेकिन उतना इक्वेशन रिलेटेड उतना ज्यादा काम नहीं आता है। लेकिन ये पैराबोला हम लोग पढ़े हुए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वी नो अ लॉट अबाउट पैराबोला। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि ये जो कर्व है, ये कर्व के बारे में हमारी नॉलेज बहुत लिमिटेड है, हम बहुत कम चीजें जानते हैं। थोड़ा सा जो जो जानते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। यू ऑल आर मास्टर्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? आई एज्यूम सो। अभी तक बोर्ड्स हुआ नहीं है। यू ऑल आर गुड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, you know how to find roots, you know what is the value of sum of roots, you know what is the value of product of roots, you know how to write the equation of a quadratic equation if the roots are given, and there are different other ways कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, राइट? डिस्क्रिमिनेंट, रियल रूट्स, रियल इमेजिनरी रूट्स, रियल रूट्स विद परफेक्ट स्क्वायर, इरेशनल रूट्स, रैशनल रूट्स, क्या ये सब समझ में आता है आपको? समझ में आता है? फैक्टराइजेशन मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मूला मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये सब चीजें रियलाइज कर पा रहे हो आप मैं क्या बात कर रहा हूँ? स्टैंडर्ड 10th का सिलेबस है, ठीक। मैं आता हूँ ये सब चीजों के ऊपर, बहुत बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूँ, चिंता मत करो, तुम्हें आता है, क्लैरिटी है ये। अब सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इज इट अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप? पहली बात तो जैसे ही हमने ये समझा नॉन रिलेशनशिप, तो अगर कोई मेरे दिमाग में ऐसा फट से पिक्चर बन जाना चाहिए, अच्छा मतलब इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। पहली बात, पहला बेसिक फंडा, अगर लीनियर रिलेशनशिप है तो स्ट्रेट लाइन, नॉन रिलेशनशिप है तो नॉट स्ट्रेट, ठीक, पहली बात, ठीक। अब जो पैराबोला होता है, पैराबोलिक कर्व, इसमें कुछ बातें मैं बताता हूँ, बेसिक बेसिक बातें विच विल हेल्प यू इन योर स्टैंडर्ड 10th बोर्ड्स आल्सो। सुने ध्यान से। ये जो पैराबोला है होता है, पैराबोला बेसिकली इट्स लाइक अ कप, either holding water or dropping water। पैराबोला जो होता है वो हमेशा एक कर्व ऐसा होता है, इट इज लाइक अ ग्लास, ऐसा रहता है, होल्डिंग वाटर और ड्रॉपिंग वाटर, ऐसे रहेगा। होल्डिंग वाटर मतलब ऐसा शेप रहेगा, और ड्रॉपिंग वाटर मतलब ये शेप नीचे जाएगा। अब कुछ बेसिक बेसिक बातें कि शेप कब कैसा होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड, वेरी गुड। अब ये शेप कब कैसा होगा? होल्डिंग वाटर तब होगा जब एक्स स्क्वायर कोफिशियंट या कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैं एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नहीं लिख सकता हूं, नहीं लिखता हूं, मैं लिखता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा देन इट्स अ पैराबोला व्हिच इज होल्डिंग वाटर, मतलब उसका जो मूव होगा ये ऊपर की तरफ होगा। और अगर ड्रॉपिंग वाटर तब होगा व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। समझे क्या? अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है देन इट्स अ पैराबोला व्हिच इज ड्रॉपिंग वाटर, पानी गिराता हुआ पैराबोला। पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला मतलब ये पैराबोला, देखो ये पैराबोला पानी होल्ड करता हुआ है, ये पैराबोला पानी होल्ड करता हुआ है, ये पैराबोला पानी होल्ड करता हुआ है, ये पैराबोला पानी होल्ड करता हुआ है। दीज आर वाटर होल्डिंग पैराबोलास, पैराबोला जो वाटर होल्ड कर सके। और पानी गिराता हुआ पैराबोला, पानी गिराता हुआ पैराबोला ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। दीज आर वाटर ड्रॉपिंग पैराबोला। तो इन सभी पैराबोलास में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव।
और इन सभी पैराबोलाज में एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। दीज आर रियल आइडेंटिफाइबल ट्रिक्स, छोटे छोटे बेसिक बेसिक ट्रिक्स को समझ में आनी चाहिए। सपोज मैं एक इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये पैराबोला कैसा होगा बोल, पानी होल्ड करता हुआ या पानी गिराता हुआ? देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, नेगेटिव, तो क्या है, पानी गिराता हुआ पैराबोला। क्या इस यहाँ पे कहीं पे ये राय करेगा? यस और नो, यस और नो, क्या क्लैरिटी है ये? तो अब मुझे बता सकते हो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 में से ए बी सी डी कौन सा चार ऑप्शन में से कौन सा सबसे बेटर ग्राफ आपको लगता है कि y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का हो सकता है? y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का कौन सा ग्राफ ए बी सी डी में से चार में से एक हो सकता है? ये तो समझ में आया कि इट्स अ पानी गिराता हुआ पैराबोला, बट इन चार में से कौन सा होगा, अकल लगा बता सकते हो? बहुत बेसिक चीज है, पढ़े हो तुम जानते हो, बताओ बताओ कौन सा होगा एबीसीडी? वेरी गुड, आई गॉट वन आंसर एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड अथर। ए हो सकता है सर, ए। क्यों? क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो मुझे y की वैल्यू 4 मिल रही है। तो देखो x की वैल्यू 0 है, तो क्या y की वैल्यू 4 यहीं पे पॉसिबल है? देखो समझे, ये नीचे वाला नहीं हो सकता डी वाला, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 रखूं तो y की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो ये ऊपर वाला ही लग रहा है। यस और नो? और ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, तो बेटर सबसे बेटर ऑप्शन मेरा ए ही होने का चांस है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये जो चीज मैंने बोला है कि किसी एक्स की वैल्यू 0 पे कैसा ग्राफ दिख रहा है, ये होता है कि ग्राफ कहाँ से क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट को निकालने का तरीका ऐसे ही करते हैं हम। सपोज इफ आई से y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, सपोज इफ आई आस्क यू कि बताओ तो ग्राफ x इक्वल टू 0 पे किस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, तो x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू प्लस 4 आएगी, तो प्लस 4 आएगी, तो ये यहाँ से क्रॉस कर रहा है, एक्स इक्वल 0 पे y की वैल्यू प्लस 4, तो ये यहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो ये अगर मैं प्लस 4 ले रहा हूँ, ये यहाँ से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी है, क्लैरिटी है ये एवरीवन? तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 है जब आपने लिखा, तो आपके ग्राफ का क्या मतलब हुआ? मतलब इट इज अ वाटर गिराता हुआ, पानी गिराता हुआ पैराबोला। और अगर y इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखूं, इट इज अ वाटर होल्डिंग पैराबोला, वाटर को होल्ड करता हुआ पैराबोला है। तो पहला आइडेंटिफिकेशन तो ये है। क्या क्लैरिटी है एवरीवन? समझे आप? अब देखो दो तीन बातें समझो। देखो सपोज मेरे पास एक क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप है, ठीक है ना? तो क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप है, तो क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप के रूट्स आते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आते हैं। सपोज इफ आई से माय इक्वेशन इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, सपोज दिस इज माय इक्वेशन, ठीक है, या x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, सपोज दिस इज माय इक्वेशन, ठीक है। सो सो इसके रूट्स क्या क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसके रूट्स क्या क्या है, ऐसा नहीं लिखता हूं मैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में y इज इक्वल टू, let me write it this way, x minus 2 into x plus 3, let us talk about this। तो इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको फील आए। देखो सबसे पहले मैंने इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखा, फिर मैंने ब्रैकेट को एक्सपैंड कर दिया या ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, एक्सपैंड कर दिया इसको। नाउ दिस इज बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। एक्चुअली बहुत बार क्या होता है कि एग्जामिनर गिव्स यू दिस एंड हिज एक्सपेक्टेशन इज दैट यू विल गो फ्रॉम ईयर टू ईयर, जिसे हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। समझ में आता है क्या? यू नो बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। और यहां से यहां जो हम आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन। तो बहुत बार एक्सपेंडेड फॉर्म रहता है और फैक्टराइजेशन फॉर्म के ऊपर जोर दिया जाता है कि फैक्टराइजेशन फॉर्म निकालिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 फैक्टराइजेशन करने का तरीका आपको पता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से आपने फैक्टराइज कर लिया, तो y की वैल्यू x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 आ गई, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
तो अब होता क्या है कि मैं इस y को 0 के बराबर करता हूँ। y को 0 के बराबर करना मतलब आई एम गेटिंग x माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 0। अब सोचो y को 0 के बराबर करने का क्या मतलब हुआ कि बेसिकली मेरे x की दो वैल्यूज आई 2 एंड x की वैल्यू आई माइनस, ये दो वैल्यूज आई। ये 2 और -3 मतलब क्या, एक वैल्यू आ रही है 2 और एक वैल्यू आ रही है -3। समझ में, फील करें। अब मेरा ग्राफ जो है, मेरा ग्राफ क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है, ये इन दोनों पॉइंट से क्रॉस करेगा, 2 से और -3 से। इन दोनों पॉइंट से ग्राफ क्रॉस करेगा। अब मुझे पता है कि मेरा जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर होने के कारण और उसकी डिग्री 2 होने के कारण y के पावर 1 है और x का पावर 2 है, मतलब ये एक पैराबोला है। बट ये -3 और 2 से क्रॉस करेगा। अब सवाल है कि मेरा ग्राफ कैसा है, ऐसा या मेरा ग्राफ ऐसा है, मतलब पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला है या पानी गिराता हुआ पैराबोला है, कैसा है मेरा ग्राफ। क्या वो जानने के लिए मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, प्लस। देखो तो ये कैसा ग्राफ होगा, इज दिस माय आंसर, इज अ पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला, यस और नो। क्या बात समझ में आई है एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड, क्या क्लैरिटी है, बोलो। क्या ये समझा, ये कैसा पैराबोला है, पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला है, तो एक पैराबोला ऐसा दिखेगा। अब ऐसा समझने का, एनालिसिस करने का तरीका या फिर क्यों अच्छा तरीका इसको माना जाता है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो ग्राफिकली आपको दिख जाता है। दूसरी बात, एक और चीज समझो, मान लो आपको ये मेथड जो है ये ज्यादा कभी स्ट्राइक नहीं किया कि ग्राफ मेरा कैसा होगा। मैं इसको सॉल्व करने का एक और शानदार तरीका आपको बताता हूँ और आपको लगेगा वाह क्या चीज बताई है सर ने। सुनो, क्या मैंने ये देखा कि इसके दो रूट्स हैं, एक है 2 और दूसरा है -3। मुझे ये नहीं पता कि मेरा ग्राफ ब्राउन कलर का है या रेड कलर का, तो मैं क्या करूंगा, सुनो, मैं ना इस इक्वेशन की y इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री की वैल्यू निकालूंगा एट x इक्वल टू 0। सुनो, तो आई विल फाइंड y की वैल्यू एट x इक्वल टू 0। तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो 0 माइनस टू इंटू 0 प्लस थ्री, क्या ये वैल्यू आई -6। -6 आई क्या, मतलब x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है -6। तो y इज इक्वल टू -6 एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या 0 पे मेरा ग्राफ जो है वो -6 को क्रॉस करेगा, मतलब समझ नीचे जाएगा। इसका मतलब मेरा ग्राफ यही वाला है, ब्राउन वाला। क्या ये समझा आपने, ऊपर से गया क्या, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर साइलेंट, ऊपर से गया। क्या ये समझा आपको, फिर से सुनो। सपोज आई टेल यू, देयर इज अ क्वाड्रेटिक कर्व y इक्वल टू x माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। सुनना ध्यान से। अब ये क्वाड्रेटिक ग्राफ को आपको प्लॉट करना है, प्लॉट, ठीक, प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करना है, मैं एक और सवाल दे रहा हूं, अच्छा से दू, डर लग रहा है क्या गाइज, ये 9th 10th का मैथ्स है गाइज, डू नॉट गेट बॉगल्ड बोल्ड ओवर बाय इट, डू नॉट गेट योर माइंड बॉगल्ड बाय इट, यू नो इट, कम ऑन। और मैं अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूँ, ये आपको बोर्ड्स में भी हेल्प करेंगी। और अगर 5 मार्क्स बढ़ गया तो मुझे थैंक यू बोल देना बाद में। क्या क्लैरिटी यही है, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। अब सुनना ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ, देख, सपोज मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं। देख, सपोज आई टेल यू y इज इक्वल टू, सपोज आई गिव यू दिस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ये मेरा इक्वेशन है, y और x में रिलेशनशिप। बेसिक से चलते हैं। देखो y का पावर 1 है, x का पावर 2 है, मतलब ये नॉन लीनियर है। अब x का पावर 2 है मतलब ये पैराबोला है, समझे क्या, y का पावर 1 है और x का पावर 2 है मतलब ये पैराबोला है। अब सवाल है ये पैराबोला कैसा दिखेगा, आओ, कैसा दिखेगा ये पैराबोला। एक बात तो समझ में आ रही है कि ये बेटा वाटर होल्ड करता हुआ पैराबोला होगा, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। एक हिंट मिल गया मुझे। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, सुने ध्यान से। क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 का फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ, डू आई नो
Splitting the middle term, everyone. Can I do the factorization of this? Can I do the factorization of this? Yes. Yes. करो. क्या मैं इसे लिखूंगा y is equal to x plus 2 into x plus 4? यही आ रहा है क्या? अब फैक्टराइजेशन जब किया, अब सवाल आता है कि ग्राफ कहां से गुजर रहा है. तो ग्राफ कहां से गुजर रहा है ये करने के लिए हम क्या करते हैं, हम x plus 2 into x plus 4 को 0 के बराबर कर देते हैं. अब इसका फिजिकल मीनिंग समझना. हम एक्चुअली y को 0 करते हैं. y को 0 करने का मतलब ये ग्राफ जो है y इक्वल टू x plus 6 x plus 8, ये x एक्सिस को कहां कट कर रहा है. व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ. आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैथ्स को मैथ्स की तरह पढ़ना है गाइस. व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ y being 0? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? y 0 का मतलब समझ में आता है. y 0 कर देने का फिजिकल मीनिंग क्या है? We are interested in finding those values of x through which the graph passes. Are you understanding? Are you understanding? We are interested in finding those values of x through which graph passes. ठीक. तो x plus 2 into x plus 4 equal to 0 किया तो x के दो वैल्यूज आएंगे, एक आएगा -2, दूसरा आएगा -4. देखो, एक है -2, दूसरा है -4. अब सवाल है कि मेरा ग्राफ अब कैसा होगा. इनसे गुजरेगा ग्राफ. ग्राफ होगा कैसा? पानी होल्ड करता हुआ, पानी गिराता हुआ. तो हमने ऑलरेडी देख लिया एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस, एक्स स्क्वायर का साइन प्लस है, तो इट विल बी लाइक दिस. ये मेरा ग्राफ. क्या बात समझी? यस नो मे बी. क्या बात समझा? बोलो. अच्छा लगा? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस, दिस इज इंटरेस्टिंग. क्या क्लैरिटी है ये? हाँ. तो मेरा ग्राफ ऐसा होगा. ठीक है. अब सुनना ध्यान से. अब मैं जो बोल रहा हूँ सुनना. मान लो किसी बच्चे को स्ट्राइक नहीं किया कि एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ ऐसा होगा. तो वो कैसे कर सकता है? सुनना. वो क्या करेगा, 2 और 4 के -2 और -4 के बीच में कोई एक वैल्यू मान लो. क्या मैं -3 मान लूं? हाँ. अब तुम क्या करो, y की वैल्यू निकालो एट x इक्वल टू -3. तो जब तुम ये करोगे, ये वैल्यू कितना आएगा देखो. इट विल बी -3 + 2 इंटू -3 + 4. ये आएगा -1 इंटू 1 विच इज -1. तो y की वैल्यू एट x इक्वल टू -3 कितनी आ रही है? -1. मतलब क्या -3 पे y की वैल्यू ओरिजिन से नीचे की तरफ होगी. मतलब मेरा ग्राफ ऐसा ही होना है, और मेरा ग्राफ ऐसा हो नहीं सकता. क्लैरिटी है ये? एकदम क्लैरिटी है थॉट्स की. एकदम फंडामेंटल क्लैरिटी है. आप में से बहुत से लोगों के पास एनसीईआरटी का बुक होगा. अगर आपने ध्यान से एनसीईआरटी बुक पढ़ा है तो आपको ये सब ग्राफ्स दिखाए गए होंगे. उस पर पढ़ा है आपने? ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो ये सब ग्राफ दिखाए गए होंगे. तो जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं अल्फा बीटा, इसमें से एक अल्फा है, दूसरा बीटा है. यस. यस और नो? डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्या आप फील कर पाए ये चीज को? यस सर. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? डिड यू गेट दिस? डिड यू गेट दिस? क्लियर है ये? यहाँ पे एक प्रैक्टिकल टिप मैं देना चाहता हूँ, सुने ध्यान से. ये काम आएगा बोर्ड्स में भी, और कंपटीशन में तो बेहद इंपॉर्टेंट. सुने. ओके. यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सर अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है मतलब x की वैल्यू या x स्क्वायर की कोफिशिएंट नेगेटिव है. व्हाट डू यू मीन? योर क्वेश्चन इज नॉट क्लियर टू मी. Can you, Srushti, can you please raise your hand and ask me the question? I will unmute you. I'm not able to understand your question. Can you raise your hand, please? हाँ. Yes, Srushti, please. I have unmuted you. Can you please put your question? Yeah. Hello. Can you please put your question? I didn't understand what you asked. Okay, fine. So you're not, I think there's some issue with the network in your end. So I'm not able to hear what you are saying.
Okay, let me go back to her question. कोफिशिएंट, अच्छा अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो इट विल बी अ वाटर ड्रॉपिंग पैराबोला, जो पानी गिराता हुआ पैराबोला हो वैसा हो। उसका एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। उसका एग्जांपल लेते हैं उसका एग्जांपल। पहले इस पॉइंट को देख लेते हैं, प्रैक्टिकल टिप रिलेटेड टू फाइंडिंग रूट्स। सुने ध्यान से, रूट्स फाइंडिंग करने के लिए जनरली बच्चे के पास दो तरीके होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन, जो हम बहुत अर्लियर स्टेज से पढ़ रहे होते हैं, राइट। और दूसरा होता है फॉर्मूला मेथड। आर यू able to decide which method to choose in any situation? रूट्स निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे? किसी भी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन दिया है, रूट्स निकालने के लिए क्या करना है, कौन सा मेथड यूज करना है? फैक्टराइजेशन मेथड करना है या फॉर्मूला मेथड करना है? कैसे डिसाइड करोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बताओ एनीवन। कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड यूज करना है? कैसे पता चलेगा, बताओ कौन सा मेथड यूज करना है? फॉर्मूला मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड? बोलो। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा फैक्टराइजेशन मेथड से ट्राई करता है, फैक्टराइजेशन होता ही नहीं है, टाइम बर्बाद करता है, फिर बाद में रूट मेथड से निकालता है। तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना चाहिए या फॉर्मूला मेथड यूज करना चाहिए गिवन सिचुएशन में, ये कैसे डिसाइड हो ताकि हम फट से विदाउट एनी एरर खट से उसी मेथड में स्ट्राइक करें? सुने ध्यान से। आप सबने सुना है डी, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, राइट। क्या बोलते हैं इसे? डिस्क्रिमिनेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद है क्वाड्रेटिक फॉर्म का जनरल इक्वेशन, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, या y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द डिस्क्रिमिनेंट, राइट। तो सुने, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर then only go for factorization, else not। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तभी फैक्टराइजेशन करके आपको वैल्यूज मिलेगी, आप फैक्टराइज कर सकते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कभी भी फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने की सोचे ही मत, क्योंकि रूट्स इरेशनल आएंगे और इरेशनल नंबर को आप सोच नहीं सकते, दैट्स व्हाई दे आर इरेशनल। आप सोच नहीं सकते दिमाग में, समझे? तो अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है देन ओनली गो फॉर फैक्टराइजेशन, एल्स नॉट। समझे? तो फिर फॉर्मूला मेथड इज एप्लीकेबल इन ऑल केसेस। कभी भी कहीं पे कोई भी दुख है, कोई भी दुविधा है, सीधा फॉर्मूला मेथड लिखा है। फॉर्मूला मेथड इज एप्लीकेबल इन ऑल केसेस। फॉर्मूला मेथड इज एप्लीकेबल इन ऑल केसेस। फॉर्मूला मेथड अगर लगा रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला मेथड इज एप्लीकेबल इन ऑल केसेस। क्या ये बात समझ में आई है? इसका मतलब अब फिजिक्स के एस्पेक्ट से अगर हम सोचें, कभी भी अगर मुझे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करने की जरूरत पड़े या उसके रूट्स निकालने की जरूरत पड़े, तो मैं हमेशा किसके बारे में सोचूंगा? फॉर्मूला मेथड। माइनस बी प्लस माइनस अंडर टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, खत्म। मैं हमेशा इसके बारे में सोचूंगा, मैं कभी भी उसको फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के बारे में सोचूंगा ही नहीं, क्योंकि फिर मुझे चेक करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट निकाल के क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। क्यों उस माथा पच्ची में जाना, सीधा सीधी फॉर्मूला मेथड लगाओ, आंसर लाओ। क्या क्लैरिटी है ये? क्या ये टिप समझा आपको? बहुत अच्छी बात बताई है मैंने। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके करोगे फैक्टराइजेशन, या फिर आप रूट्स निकालोगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या फिर आप फॉर्मूला मेथड यूज करोगे। डिड यू गेट दिस? डिड यू गेट दिस? क्लियर है? अभी देखो बच्चे का मैं लास्ट एक सवाल लेता हूँ, ठीक है? इट्स ऑलमोस्ट टाइम नाउ, ऑलमोस्ट टाइम, आई हैव ओवरशूटेड इट। सुनो ध्यान से। सपोज मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू, सपोज ये इक्वेशन दिया y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, ठीक है? ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
तो b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 6, a की वैल्यू है -1। b स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैं करूं तो इट इज कमिंग 1 + 24 दैट इज 25। तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ 25 करूंगा तो मुझे 5 मिलेगा। इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसके फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये इरेशनल आता तो मैं नहीं कर पाता। क्या ये बात समझ में आ रही है गाइस? ये समझ में आ रही है? अब मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है। आइए मिलके करते हैं। इसके रूट्स बोलो, क्या ये आ रहा है क्या? देखो तो, क्या ये आ रहा है क्या? -(x+2) × (x−3) क्या ये आ रहा है क्या एवरीवन? आर यू ऑल एबल टू डू दिस? तो x के दो वैल्यूज आए, देखो, एक आया -2, दूसरा आया 3। ठीक, और देखो x² के आगे कोफिशिएंट है नेगेटिव। तो मेरा ग्राफ कैसा होगा? मैं बता रहा हूं, मेरा ग्राफ ऐसा होगा, पानी ड्रॉप करता हुआ पैराबोला। समझा क्या? कैसा होगा? पानी ड्रॉप करता हुआ पैराबोला, ऐसा। यस नो मे बी? समझे क्या? हाँ। अब देखो मैं इसको फील कराता हूँ, अगर किसी बच्चे को ये समझा नहीं तो मैं बताता हूँ। देखो, -2 और 3 से तो क्रॉस कर रहा है इसके रूट से। आप क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो, सॉरी y की वैल्यू निकाल लो एट x इक्वल टू 0। अगर y की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 प्लस है तो मेरा ग्राफ ये रेड वाला होगा, और अगर y की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 माइनस है तो मेरा ग्राफ फिर पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला होगा। यहां से जाएगा और इन पॉइंट से भी गुजरेगा, तो फिर ये नीचे से ऐसे ऊपर जाएगा। निकालते हैं, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पुट करो, क्या y की वैल्यू आएगी +6। देखो, मतलब मेरा ग्राफ रेड कलर वाला। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? देखो देखो देखो, क्लैरिटी है कि नहीं? बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या जितना भी एस्पेक्ट आज हमने बात की है बेसिक मैथ्स की, आर यू ऑल कन्वर्जेंट विद इट? क्या आप ये समझ पा रहे हो? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन, नॉन लीनियर इक्वेशन इज अ कर्व। कर्व में हमारे पास दो ही चीजें अवेलेबल है 9th 10th लेवल में, एक है सर्कल, दूसरा है पैराबोला। पैराबोला के ऊपर मैंने बहुत सारी बातें की। पैराबोला पानी होल्ड करता हुआ, पानी गिराता हुआ, कैसे देखते साथ आइडेंटिफाई कर लोगे वो, और दूसरा उसके रूट्स कैसे निकालेंगे और कैसे ग्राफ बनाएंगे, और अगर मान लो हम बेसिक टेक्निक से करना चाहें तो ग्राफ कैसा होगा, क्या उसकी प्लॉटिंग हम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने सीख ली। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने देखा होगा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज एक और समझा है, क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। एवरेज हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये बात दिमाग में एकदम सेट रखें। बाद में देखना किनेमेटिक्स में आपकी समझ बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हो कि एवरेज हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। आपको बाद में चीजें बताई जाएंगी और डिटेल में। क्या क्लैरिटी है ये? आई होप यू लाइक द सेशन। चलो आज के लिए इतना ही, विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, बाय, टेक केयर।